उत्तर प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बावजूद गुंडे उत्तर प्रदेश में सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का है, जहां 4 गुंडों ने गाय ले जा रहे 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, उन्हें अधमरा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रही है। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून भी किसी को हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कहीं पर कोई समस्या है, उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है। एक दिन पहले आज तक के मंच पंचायत से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की। कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, लेकिन लगता है गुंडों के कानों पर मुख्यमंत्री की बातों का असर नहीं होता। यकीन नहीं होता तो जरा दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा चलिए। ये भूप सिंह है, अपने एक रिश्तेदार और 2 गायों के साथ घर लौट रहे थे। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 4 गुंडों ने दोनों को पकड़ लिया, फिर गोकशी और गो तस्करी का आरोप लगाकर इतना मारा कि दोनों की पसलियां टूट गईं। गाय लेके आ रहे थे। कहाँ से लेके आ रहे थे आप? मेहंदीपुर से लेके आ रहे थे। कहाँ लेके जा रहे थे? अपने गांव को लेके जा रहे थे, सिरसा खादर को। तो आपके साथ किन लोगों ने हमला किया, कैसे? उन्होंने पूछा भी नहीं था। जेवर के लोग थे जिन्होंने मारा था। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 बहुत सारे हो गए थे, लेकिन मारा तो 4 नहीं था। हमारे साथ हम 2 ही जने थे। दिलचस्प यह है कि पिटाई के बाद गुंडे इन्हें खुद पुलिस स्टेशन ले गए और गो तस्करी के आरोप में मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन जब भूप सिंह के परिवार वालों को खबर मिली तो गो रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। पहले जो बयान आया था वो ये आया था कि शायद गाय काटने के लिए लेके जा रहे हैं। तो जांच करी गई, पाया गया वो दुधारू गाय थी। उन्होंने खरीदी थी, वो दूध के उद्देश्य से ही लेके जा रहे थे। क्योंकि उन लोगों के साथ बदतमीजी हुई थी, मारपीट हुई थी, तो जो वैधानिक कार्रवाई थी उसके अनुसार उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भूप सिंह और उनके भतीजे का दूर दूर तक गोकशी और गो तस्करी से कोई नाता नहीं है। वो दोनों तो दान में मिली दुधारू गाय को दूध के लिए अपने घर पर ले जा रहे थे। तो इनको खूब तबीयत से मार मूर के जब ये पुलिस थाने ले गए थे, वही 4-5 लोग हैं, तो ये रिपोर्ट दर्ज करा के वहाँ से चले आए। जब इनके घर वालों को पता चला था, उन्होंने जब वापस पुलिस ने अपनी तरफ से इनके ऊपर केस किया, 4-5 ऊपर के। आइए अब जरा आपको सुनाते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो रक्षकों और गो रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को क्या संदेश दिया है। गौ तस्करी को हम लोगों ने पूरी तरह रोकने के लिए कहा है। गौ तस्करी पूरी तरह रुकेगी, गौ हत्या भी रुकेगी, और सरकार पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार की किसी भी कृत्य पर रोक लगाएगी। लेकिन गौरक्षा के नाम पर कानून भी किसी को हाथ में नहीं लेने देगी। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ गो रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी है, साथ ही तमाम लोगों को कानून हाथ में न लेने की नसीहत दी है, जो खुद को मुख्यमंत्री या फिर किसी दूसरे धार्मिक संगठनों का समर्थक बताते हैं या फिर किसी को बदनाम करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं। मैं इस बारे में भी उन लोगों को चेतावनी दूंगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी को या हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए छद्म रूप से गमछा ओढ़ करके गलत कार्य कर रहे हैं। चिंता मत न करें, वो बहुत शीघ्र हम लोग उनके ऊपर टूटने वाले हैं, और उन लोगों को खैर नहीं जो छद्म रूप से इन सब घटनाओं को अंजाम देकर के बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, वे सुधर जाएं और छद्म रूप से घूमना बंद कर लें, अपने उसी स्वरूप में वे लोग रहें जिसमें इससे पहले रहते थे। अब जरा देवरिया के अस्पताल में कैद हुई सीसीटीवी की ये तस्वीरें देखिए। कुछ लोग इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बदसलूकी कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और उसके हाथों को भगवा रंग के गमछे से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को किसी का समर्थक तो नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ गुंडे हैं और इन्हें सावधान होने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का 100% पालन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की तरह उन्हीं की रफ्तार में से मेहनत कर रहे हैं। आज योगी ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को धार दी और उन्हीं के अंदाज में झाड़ू उठाकर सड़कों की सफाई के लिए निकल पड़े। जय
जय श्री राम के नारे के साथ यूपी के मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठाया। आगे आगे सीएम तो पीछे पीछे कई मंत्री और सरकारी अधिकारी। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ की एक मलिन बस्ती में पहुंचे। सफाई कर्मी पहले से तैनात थे, सरकारी अमला भी पहले से मुस्तैद था। बगैर वक्त गंवाए मुख्यमंत्री ने झाड़ू थाम लिया और शुरू हो गया सफाई अभियान। योगी सड़क पर झाड़ू लगाते रहे, ठीक उसी अंदाज में जैसे कभी मोदी ने दिल्ली से लेकर वाराणसी तक झाड़ू लगाई थी। योगी उसी अंदाज में लोगों को मोदी के स्वच्छ अभियान का संदेश देते रहे जैसे कभी मोदी ने खुद दिया था। इस बीच मुख्यमंत्री योगी का लखनऊ से सफाई अभियान की शुरुआत करना इस बात का संकेत दे गया कि वो सूबे की राजधानी में साफ सफाई के इंतजामों से खुश नहीं है। इस बात के सबूत भी मिल गए जब उन्होंने लखनऊ के कार्यकारी मेयर सुरेश अवस्थी को सफाई सिस्टम दुरुस्त करने की नसीहत दी। बरसात के पहले नालियों की सारी सीट को निकाल दिया जाए, उसको सबका विस्तारण भी कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर बरसात में सब ओवरफ्लो होकर के सड़कों में पानी बहेगा। इसको देख करके एक व्यवस्था और नियमित रूप से हर पार्षद से बात करके हर वार्ड में प्रतिदिन सफाई अभियान का एक शुरू हो, लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाए। लोगों को इस बात के लिए कहा जाए कि भाई देखो, गंदगी आप सड़कों पे न फेंकें, डस्टबिन रखें हर जगह। योगी ने मेयर को समझाते हुए तंज भी कसा। बोले, देश के साफ सुथरे शहरों में लखनऊ का नाम नहीं आना चिंता की बात है, क्योंकि जो सूची आई उसमें लखनऊ का भी नाम नहीं है। जो 100 स्वच्छ शहरों की सूची है तो राजधानी लखनऊ का भी नाम न होना तो बड़ी चिंता का विषय है। इसको एक बार देख करके इसको इस ग्रुप में प्रस्तुत कराइए। नगर विकास मंत्री जी पूरे प्रदेश के लिए लखनऊ तैयार करा रहे हैं, लेकिन लखनऊ को फोकस करके थोड़ा तेज कर दीजिए। बस 15 दिन के भीतर परिणाम आने। सड़क पर सफाई की मुहिम देर तक चलती रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलाके में सुलभ शौचालय चलाने वाली महिला से भी बात की। पूछ रहे थे तनख्वाह के बारे में, पूछ रहे थे सास रह रही है और कई फैमिली है, पूछ रहे थे तनख्वाह बढ़ जाना चाहिए। योगी सरकार अब मोदी के स्वच्छता अभियान पर भी जोर देगी और राज्य में साफ सफाई की तस्वीर बदलेगी। अपना ये इरादा मुख्यमंत्री ने तभी साफ कर दिया था जब वो शुक्रवार को आज तक के मंच पंचायत में शामिल हुए थे। 31 दिसंबर 2017 तक प्रदेश के अंदर 30 जनपदों को हम लोग पूरी तरह ओडीएफ घोषित करेंगे और 2 अक्टूबर 2018 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपद पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो चुके होंगे और उत्तर प्रदेश के बाद स्वच्छता अभियान के अंदर अगले वर्ष जब कोई एक नई रेटिंग तय होगी तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 में से कम 50 जनपद उत्तर प्रदेश के, 50 शहर उत्तर प्रदेश के अवश्य होंगे। वायदा करने के महज चंद घंटों के भीतर मुख्यमंत्री ने झाड़ू उठा ली और सड़क पर उतर पड़े। अब योगी का ये सफाई अभियान दूसरे शहरों में भी जारी रहेगा। आशीष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब हम आपको वायुसेना के उस ट्रेनिंग स्कूल में लेकर चलेंगे जहां पठानकोट एयरबेस जैसे आतंकवादी हमलों को नाकाम करने के लिए बाहुबली तैयार किए जा रहे हैं। यह आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसे आज तक की टीम ने पंजाब के भटिंडा में वायुसेना के पहले क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तैयार किया है। दरअसल 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले के बाद क्विक रिएक्शन टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया था। तभी बात उठी थी कि अगर हमले के वक्त पठानकोट एयरबेस में भारतीय वायुसेना की क्विक रिएक्शन टीम तैनात होती तो आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देने में इस हद तक कामयाब नहीं हो पाते और इसीलिए पठानकोट हमले से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने अपने हर ट्रेनी जवान को क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग देने का बीड़ा उठाया ताकि एयरबेस स्टेशन की सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा सके। और अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय वायुसेना ने पहली बार अपने जवानों और अधिकारियों को वायु योद्धा बनाने के लिए पंजाब के भटिंडा में क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में भेजना शुरू किया, जहां पठानकोट हमले के बाद
अगस्त 2016 से वायु सैनिकों को क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग दी जा रही है। वायुसेना की इस क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग और इस स्कूल का नाम वन सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल भी रखा गया है, जिसका उद्देश्य हर एयरबेस की सुरक्षा के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि पहली रक्षा पंक्ति तैयार करना है। वायुसेना का लक्ष्य है कि वो क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में अपने हर नए भर्ती हुए ट्रेनी को वायु सैनिक को आतंकवादी हमले को पलक झपकते ही नाकाम करने की ट्रेनिंग दे। यह पहली बार है जब वायुसेना के ट्रेनी एयरमैन और ऑफिसर्स को रेगुलर ट्रेनिंग के अलावा यह खास क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसलिए आज तक ने एयरफोर्स के खास वन सिक्योरिटी ट्रेनिंग स्कूल में जाकर आतंक का खात्मा करने के लिए तैयार हो रहे हमारे वायु योद्धाओं की ट्रेनिंग को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसे देखकर वायुसेना के बाहुबल पर हर भारतीय को विश्वास और ज्यादा पक्का होगा, सीना गर्व से चौड़ा होगा। देखिए, पठानकोट अटैक से सबक लेकर भारतीय वायुसेना ने पहली बार पंजाब के बठिंडा में अपने वायु योद्धाओं के लिए शुरू किया है खास क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल। आज तक पहला न्यूज चैनल है जिसे एयरफोर्स के इस क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में एंट्री मिली है। पठानकोट आतंकी हमले के बाद एयरफोर्स अपने एयरबेसेस की सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एयरफोर्स अपने एयरमैन और ऑफिसर को खास तरह की ट्रेनिंग दे रही है। कम फॉरवर्ड। जब आज तक की टीम एयरफोर्स के क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हुई तो वहां जवानों को पठानकोट जैसे हमलों को नाकाम करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पठानकोट आतंकी हमले के वक्त आतंकी कुछ इसी तरह से पठानकोट एयरबेस के अंदर दाखिल हुए थे। जंगल और पेड़ों का फायदा उठाकर उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था और उसके बाद एयरफोर्स की QRT यानी कि क्विक रिएक्शन टीम है, उसने मोर्चा संभाला था और इस तरह से आतंकियों का पीछा शुरू किया था। इस खास ट्रेनिंग के दौरान भी एयरफोर्स हर उस पहलू पर काम कर रही है कि आतंकी किसी तरह से किसी भी मौके पर जो आतंकी हमला उसको अंजाम न दे सके और उसको नाकाम किया जा सके। पठानकोट आतंकी हमले के वक्त आतंकी एयरबेस के आसपास मौजूद जंगल और घास फूस का फायदा उठाकर अंदर दाखिल हुए थे। इस ट्रेनिंग स्कूल में वैसे ही हालात बनाए गए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जो दहशतगर्द हैं वो एयरबेस के अंदर घुसने में कामयाब रही है। QRT के जो कमांडो हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है, लाइव फायरिंग शुरू हुई है, इसीलिए हमने भी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन लिया है। ऐसे मुश्किल और चौंकाने वाले हालात से लड़ने के लिए वायुसेना अपने जवानों को तैयार कर रही है। क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में जवानों का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी हालत में कोई भी एयरबेस आतंकवादियों का निशाना ना बन सके। सभी ट्रेनीज को सिक्योरिटी सिमुलेटेड कंटिजेंसी एक्सरसाइज यानी कि सुरक्षा ड्रिल की प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्रवाई में इन्हें लाइव सिनेरियो से अवगत कराया जाता है, जिसमें ये सिमुलेशन करते हैं और लाइव सिनेरियो को कैसे टैकल करना है उसके बारे में ये इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है।
एक ड्रिल खत्म होने के बाद अगली ड्रिल शुरू हो चुकी है, जिसमें जंगल के इलाके में बारूदी सुरंग और खाई को पार करते हुए दुश्मन का पीछा करने की ट्रेनिंग चल रही है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी की तर्ज पर इस मिशन को अंजाम देना है। कटीले तारों के नीचे से बिना आवाज रेंग कर निकलना है। नदी, नाला, बारूदी सुरंग, जंगल, हर तरह की चुनौती को पार करके ये जवान दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है इस तरह की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए दुश्मन को चौंका देना। तो इसमें हमने अपने बंदों को छिपाया हुआ है, अभी कैमोफ्लेज किया हुआ है, स्प्रेड आउट और ढूंढिए उनको। अब हम आपको इस ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा दिखाएंगे, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट क्लास, यानी आसपास के इलाकों के हिसाब से खुद को छिपाना। इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के जवानों को आसपास के माहौल के मुताबिक ढलकर छिपना सिखाया जा रहा है। जवान कुछ खास तरह की ड्रेस पहनकर आसपास की घास फूस में छिप जाता है और फिर बाकी जवानों को उसे ढूंढना होता है। दुश्मन कहीं भी छुपा हो सकता है और अगर दुश्मन को चौंकाना हो तो आपको इलाके के हिसाब से, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से अपने को ढालना होगा। एक खास ट्रेनिंग है कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, जिसके मुताबिक यहाँ पर जो एयरफोर्स के जो जवान हैं वो एक खास तरह की ड्रेस में छुपे हुए हैं। उनको ढूंढने की यहाँ पर ये ड्रिल चल रही है, लेकिन काफ़ी देर के बाद भी हम आसपास देख रहे हैं, हमें इस तरह का कोई जवान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और ये इस ड्रिल का हिस्सा है जिसमें ख़ास तौर से इन जवानों को इलाके के हिसाब से अपने को ढालना होता है, उस तरह की ड्रेस पहननी होती है। तो देख सकते हैं कि अचानक ये जो जवान बिल्कुल हमारे पीछे मौजूद थे, एक गड्ढे में उन्होंने घास फूस से अपने को ढका हुआ था, वो निकले हैं और इस तरह से सामने दुश्मन को चौंकाया जा सकता है। एयरफोर्स के इस पहले क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल का मकसद सिर्फ चुनिंदा वायु सैनिकों को ही ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि हर वायु सैनिक को क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग देने का टारगेट है। वायुसेना का जो क्यूआरटी ट्रेनिंग है, पहले क्या होता था कि 50 या 40 लोग हर 6 महीने में ट्रेन होते थे। अब पठानकोट हमले के बाद जब ये स्कूल शुरू हुआ है, इसके साथ एक और स्कूल नलिया में भी शुरू हुआ है। बठिंडा में पिछले 8 महीने में हमने 6 कोर्स कराए हैं। लगभग 1300 से अधिक लोग ट्रेन इसमें प्रशिक्षण ले पाए। आगे वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि हर एक 5 साल में लगभग हर एक वायु योद्धा इतना काबिल बन जाए कि वो किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद हमला हो या किसी भी तरह के हमले हो, उनको निपट ले। यानी वायुसेना क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण देकर अपने हर एयरमैन को आतंकियों से मुकाबला करने में महारत रखने वाला कमांडो बनाना शुरू कर चुकी है, जिन्हें आप पहली बार आज तक पर ट्रेनिंग लेते हुए देख रहे हैं। पठानकोट आतंकी हमले के बाद ये पहला मौका है जब वायुसेना में एयरमैन और ऑफिसर को इस तरह की कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले दिनों में ये जवान पूरे देश में एयरफोर्स के एयर बेसिस में किसी भी आतंकी हमले को नाकाम करने में पहली रक्षा पंक्ति के तौर पर काम करेंगे। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मैं जितनी बठिंडा, आज तक। आज तक की टीम ने वायुसेना के इससे पहले क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में एक पूरा दिन और एक पूरी रात गुजारी। इस दौरान आज तक की टीम ने बेहद नजदीक से ट्रेनिंग की बारीकियों को अपने कैमरे में कैद किया। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट का पार्ट 2 दिखाते हैं, जिसमें एयरफोर्स के जवान रात के समय आतंकवादी हमले से निपटने से लेकर एक गोली से एक दुश्मन को ढेर करने की कड़ी ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। वायुसेना के पहले क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में दिन ही नहीं बल्कि रात में भी ट्रेनिंग का दौर चलता है, क्योंकि रात के वक्त ही आतंकी घुसपैठ की कोशिशें करते हैं। उरी हो या पठानकोट,
हाल के दिनों में ज्यादातर आतंकी हमले अंधेरे का फायदा उठाकर रात के वक्त अंजाम दिए गए हैं। ऐसे में वायुसेना के इन जवानों को नाइट पेट्रोलिंग की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एयर वॉरियर सावधानी हटी दुर्घटना घटी की तर्ज पर अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। रात के वक्त पेट्रोलिंग में दिन से ज्यादा चौकस निगाहों की जरूरत पड़ती है। यहाँ इसी बात का टेस्ट हो रहा है। नाइट पेट्रोलिंग के वक्त अचानक संदिग्ध दहशतगर्दों ने इस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। ऐसे भी किसी भी हमले के लिए इन जवानों को हमेशा तैयार रहना होता है, क्योंकि किसी भी एयरबेस की सुरक्षा के लिए ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस यानी पहली रक्षा पंक्ति है। अगर ये नाकाम हुए तो आतंकी एयरबेस के अंदर घुसने में कामयाब हो सकते हैं। पेट्रोलिंग में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना होता है कि आवाज नहीं आनी चाहिए। पेट्रोलिंग के दौरान सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने बड़ी पैर के साथ कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। रात में बहुत जल्दी डिस्टेंस नहीं कवर करना है और उन्हें बहुत करीब रखना है अपने। आवाज़ के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ से आ रही है, क्योंकि जहाँ से भी फायर होगा वहाँ पे एक स्ट्रीक ऑफ लाइट ज़रूर दिखेगा, उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आड़ लेनी है सबसे पहले फायर होते ही। क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है टारगेट ट्रेनिंग, क्योंकि हर मुश्किल में एक जवान का असली साथी उसका हथियार होता है। यहाँ महिला और पुरुष ट्रेनी जवान एक गोली एक दुश्मन के मंत्र के साथ अपने लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं। बदलते दौर के साथ आतंकी हर रोज नई तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में वायुसेना के इन जवानों को हर नए हथियार के साथ ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि आतंकी किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। ट्रेनिंग के दौरान कड़ी प्रशिक्षण दिया जाता है वेपन हैंडलिंग और वेपन फायरिंग पर, ताकि दुश्मन किसी भी हालात में दिन को या रात को आए, हमारे ट्रेनिंग के सामने आए तो एक गोली और एक दुश्मन खत्म। वायुसेना की इस QRT ट्रेनिंग की खास बात है कि महिला अधिकारी अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आतंक के बढ़ते खतरे से निपटने की इस खास ट्रेनिंग में महिला और पुरुष अधिकारी और जवान एक साथ हर तरह की शारीरिक और मानसिक चुनौती से जूझ रहे हैं। अभी आपका रूट मार्च है 12 किलोमीटर के, दौड़ते जाएंगे। पहला चेक पॉइंट में आपको टोकन मिलेगा। सारे स्पॉन पूरा स्पॉन एक साथ चलना है। क्लियर? नहीं, हट! ऐसे भारत माता की। वायुसेना क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल से मंजीत नेगी, बठिंडा, आज तक। एयरफोर्स के क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल में वायुसेना अब तक अपने 1300 वायु सैनिकों को प्रशिक्षित कर चुकी है, जिसमें महिला वायु सैनिक भी शामिल हैं। एयरफोर्स के क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल से अब तक 5 बैच पास हो चुके हैं। देश के अलग अलग एयरबेस पर मोर्चा संभाल भी चुके हैं। वायुसेना आने वाले दिनों में ऐसे और क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल्स शुरू करेगी, जिससे देश में हर एयरबेस में आतंक से मुकाबले के लिए क्विक रिएक्शन टीम हर वक्त मौजूद रहे। क्या आप भारत में किसी भी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला का नाम जानते हैं? वैसे इस सवाल का जवाब किसी सामान्य ज्ञान की पुस्तक में भी मुश्किल ही आपको मिलेगा। तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि आज भारत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ जी का निधन हो गया है। जाने माने लेखक विक्रम सेठ की मां लीला सेठ ने 86 वर्ष की उम्र में नोएडा में अंतिम सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लखनऊ में वर्ष 1930 में जन्मी लीला सेठ भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने 1958 में लंदन बार परीक्षा पास की थी। लीला सेठ दुनिया की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में टॉप किया था। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश होने का श्रेय भी लीला सेठ जी को ही जाता है। उन्होंने 1978 में दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद लीला सेठ को 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इस तरह
लीला जी किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला बनी। लीला सेठ निर्भया कांड की घटना के बाद 2012 में गठित की गई न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी के 3 सदस्यों में शामिल थी। वो उस आयोग का भी हिस्सा थी जिन्होंने टेलीविजन धारावाहिक शक्तिमान से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। लीला सेठ हिंदू उत्तराधिकार कानून में बदलाव कराने में प्रमुख रूप से शामिल थी, जिसके जरिए बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिला। देखते रहिए आज तक।